जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविराज मेडिकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें बीटा ऑक्सीडेशन को अगर हमें समझना है इन द सेंस ऑफ फैटी एसिड्स, तो हमें फैटी एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जिसमें आज हम फैटी एसिड्स के बारे में उसका बेसिक जो डिस्कशन है वो हम यहाँ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विद जनरल फॉर्मूला। तो फैटी एसिड्स क्या है? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। तो यहाँ पे जो R है ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग कार्बन चेन को, वहीं यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH ये इसका फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है फैटी एसिड्स को। तो यहाँ आपने इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। तो अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है? CH3 CH2 COOH। तो here is these carboxylic acid is a functional group of propionic acid and propionic acid have a 3 carbon। तो CH3 CH2 COOH propionic acid is a type of fatty acids। वही फ्रेंड्स, सेकेंड है ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देखते हो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस कारण ब्यूटायरिक एसिड इज ए 4 कार्बन फैटी एसिड। वैसे ही फ्रेंड्स, एक ऐसे ये 4 कार्बन हो सकता है, 6 कार्बन हो सकता है, 8 कार्बन हो सकता है। तो ऐसे ही एक आपका एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड्स के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं। तो इसको CH3 एंड CH2 यहाँ पे इस प्रकार से CH2 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 टोटल 14 ग्रुप यहाँ पे CH2 के लगे होंगे, और लास्ट में वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन तीनों के अंदर ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम आ जाता है। तो सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या होते हैं? घी, बटर, ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर जो है फैटी एसिड्स प्रेजेंट्स रहते हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल डाइजेशन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और ये ब्लड से आपके प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा दिए जाते हैं। और यहाँ पे अपने पाल्मिटिक एसिड के एग्जाम्पल के साथ में बीटा ऑक्सीडेशन को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो यहाँ अपने समझेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का बेसिक्स क्या है, फिर अपने इसके स्टडी करेंगे इसके बीटा ऑक्सीडेशंस के स्टेप्स क्या है, कितने स्टेप्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और फिर बीटा ऑक्सीडेशन का एनर्जेटिक्स क्या है, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन होने पे सेल को कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs मिलती है। तो फ्रेंड्स, बीटा ऑक्सीडेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फैटी एसिड इज ब्रेक डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे क्या इस लाइन का क्या मतलब है? फैटी एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि फैटी एसिड को तोड़ा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन की सहायता से इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। जैसे यहाँ पे अपने समझते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड है एक प्रकार का फैटी एसिड है जिसके अंदर कितने होते हैं फ्रेंड्स? 16 कार्बन होते हैं। तो इसका जब बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा ब्रेक डाउन होगा 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ऐसे अपने को टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम A मिलने वाले हैं एक पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से। और यहां से ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है ये यहां से क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करके फिर से ये आपको NADH FADH2 और GTP प्रोवाइड करवाता है। और फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होने से बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा जो FADH2 और NADH एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल से बनने वाले एनर्जी मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर डाल दिए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अपने को ATP मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीटेड एट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। फैटी एसिड कैटाबॉलिक प्रोसेस नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ग्रुप स्प्लिट फ्रॉम बीटा कार्बन। देखो बीटा ऑक्सीडेशन को सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिक का बेसिकली मतलब ये होता है कोई लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट रहा है, तो उसको अपने कहते हैं कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये 16 कार्बन का जो पाल्मिटिक एसिड है वो 2 कार्बन के 8 एसिटाइल को एंजाइम में टूट रहा है। इस कारण से इस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है। और इसको अपने बीटा ऑक्सीडेशन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 2 कार्बन स्प्लिट होंगे इस पाल्मिटिक एसिड या फैटी एसाइल को एंजाइम से, तो जो फंक्शनल ग्रुप रहता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCOA, इस फैटी एसिड का क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और उसके साथ वाला बीटा कार्बन। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है ये बीटा कार्बन से होता है, इस कारण से इसको अपने क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। यानी कि एसिटाइल को एंजाइम में ग्रुप जो यहाँ पे अलग होगा वो इसके बीटा कार्बन के बाद वाले कार्बन से अलग होगा, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। फैटी एसिड कैटाबॉलिक प्रोसेस नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम में ग्रुप स्प्लिट फ्रॉम बीटा कार्बन, क्योंकि जो 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम ए के ग्रुप हैं ये कहां से स्प्लिट होते हैं, बीटा कार्बन से होते हैं। इस कारण से इसको अपने बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। तो फ्रेंड्स जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है ये आपके 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड विद इन द साइटोसोल। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जो फैटी एसिड्स है वो जनरली आपका साइटोसोल के अंदर स्टोर रहते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले इस फैटी एसिड्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्टिव किया जाता है और सेकंड स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये जो फैटी एसिड जो एक्टिव हो गया है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो ये अपना स्टेप सेकंड हो जाता है और ट्रांसपोर्ट के बाद में जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से जो बीटा ऑक्सीडेशन है अपना वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, फिर उस एक्टिव फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और फिर उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उस एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स का यहाँ पे क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जिसको अपने एक स्टेप्स के साथ में अब समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने बात करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप की, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड विद इन द साइटोसोल्स। यानी कि जो साइटोसोल्स के अंदर जो फ्री फैटी एसिड्स पड़ा है उसका एक्टिवेशन कैसे होगा फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो साइटोसोल के अंदर फ्री फैटी एसिड्स रहता है, यहाँ पे जो साइटोसोल में फ्री फैटी एसिड्स पड़ा है ये सबसे पहले फैटी असाइल को एंजाइम में सिंथेटेज या थायोकाइनेज एंजाइम के कांटेक्ट में आता है और ये एंजाइम जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये एंजाइम क्या करता है, साइटोसोल से 2 एटीपी का ब्रेकडाउन करता है 2 MP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के अंदर। तो इस बॉन्ड से जो टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी को AMP और PPM में टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करता है को एंजाइम ए को इस फ्री फैटी एसिड के साथ जोड़ने के लिए, और जो आपको इसका जो डेरिवेटिव मिलता है वो मिलता है एक्टिवेटेड फैटी असाइल को एंजाइम में। यानी कि जो फ्री फैटी एसिड्स है इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी असाइल को एंजाइम में सिंथेटेज और थायोकाइनेज बाय यूजिंग 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय एडिंग को एंजाइम ASH कन्वर्टेड इनटू
एक्टिवेटेड फैटी असाइल कोएंजाइम है। तो ये जो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मिला है ये यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्टिवेट है। अब इस डेरिवेटिव का यहाँ से अपने ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के वॉल्स के थ्रू। तो दीज ऑल प्रोसेस कंप्लीटेड इन द साइटोसोल। तो फ्रेंड्स जो बीटा ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इज कंप्लीटेड इनटू द साइटोसोल। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, लेकिन जो फैटी एसिड का एक्टिवेशन है वो कहां पे होगा, साइटोसोल के अंदर होगा। अगर आपसे कई एमसीक्यू में ये पूछा जाता है भी बीटा ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो आपने करेक्ट आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आपका एक्टिवेशन होता है फ्री फैटी एसिड्स का, ये कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। तो दीज ऑल प्रोसेस कंप्लीटेड इन द सेल साइटोसोल इन विच फ्री फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फैटी असाइल कोएंजाइम में, जहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड है उसको एक्टिवेटेड फैटी असाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फैटी असाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज विच एड कोएंजाइम ए इनटू फ्री फैटी एसिड। तो ये क्या करता है, कोएंजाइम ए को फ्री फैटी एसिड में ऐड कर देगा बाय यूजिंग 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने जैसे समझ रहे हैं पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो पाल्मिटिक एसिड है इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो ये पाल्मिटिक एसिड यहाँ से एक्टिवेटेड पाल्मिटिल असाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ से जो एक्टिवेटेड पाल्मिटिल असाइल को एंजाइम है 16 कार्बन की स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होने के लिए इसके सेकंड स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 2 प्रकार के नाम है जो बार बार आएंगे। सबसे पहला नाम है एसिटाइल को एंजाइम है। एसिटाइल को एंजाइम का मतलब होता है 2 कार्बन यूनिट विद को एंजाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेकंड, तो ये 2 कार्बन की यूनिट है जो को एंजाइम ए के साथ में अटैच है, तो इसको अपने कहते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। वहीं एक नाम आता है असाइल को एंजाइम है, एसिटाइल एंड असाइल। असाइल का मतलब है एनी फैटी एसिड जिसके अंदर 4 से लेके 26 संख्या तक कार्बन उपलब्ध है, वो किसके साथ कंबाइंड हो, को एंजाइम ए के साथ कंबाइंड हो, तो उसको अपने एसाइल को एंजाइम में कहते हैं। 2 यूनिट कार्बन को एंजाइम ए के साथ अटैच है तो उसको अपने क्या कहते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने स्टेप सेकंड की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो अपना स्टेप फर्स्ट के अंदर फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया था, अब उसको स्टेप सेकंड के अंदर साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसकी क्या प्रोसेस है वो हम यहाँ समझेंगे। बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, मैट्रिक्स साइड्स पे होता है। एंड फैटी एसिड्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए जो फैटी एसिड्स होता है वो वॉल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से पास आउट होना जरूरी होता है, क्योंकि जो आपका फैटी एसिड एक्टिव होगा वो कौन सी साइड होगा, साइटोसोल साइड होगा। इसलिए वो सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास आउट करेगा, उसके बाद में ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास आउट करेगा। आपको पता ही होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट्स रहती हैं। That is the outer mitochondrial membrane, that is the inner mitochondrial membrane, और जो इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है अपने उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड एक्टिव हुआ है, ये फैटी एसिड्स को पहले आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और फिर बीटा ऑक्सीडेशन के लिए ये क्रिस्टी पे जाके यहाँ पे इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो इस अपने पूरे प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस कैसे होगी। तो यहां पे साइटोसोल साइड में क्या होगा, फैटी एसिड है। सबसे पहला स्टेप जो अपने पहले भी समझ चुके हैं, ये फैटी एसिड यहां से 2 ATP यूज करके
साथ में को एंजाइम ए एसएच ऐड करते हुए फैटी असाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, या इन द शॉर्ट फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ COA। तो यहाँ पे ये फैटी असाइल को एंजाइम में बन जाएगा इन द साइटोसोल। साइटोसोल में क्या पड़ा है, फैटी एसिड पड़ा है, यहाँ से 2 ATP से 2 AMP के अंदर, और साथ में एक को एंजाइम ए ऐड करते हुए ये फैटी असाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से जो ये फैटी असाइल को एंजाइम ए है ये आउटर मेम्ब्रेन को पास आउट कर जाएगा। ये फैटी असाइल को एंजाइम में आउटर मेम्ब्रेन को पास आउट करके कहाँ पहुँच जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सीधा यहाँ से पास आउट होके और यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अब जो ये को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल है ये क्या है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पास आउट क्रॉस आउट नहीं कर सकता, बट इन फैटी असाइल को एंजाइम ए द को एंजाइम ए इज इम्परमेबल टू पास आउट। तो यहाँ पे इस को एंजाइम ए के कारण ये पूरा का पूरा जो फैटी एसिड्स है इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रहती है इसकी मेम्ब्रेन साइड पे एक एंजाइम लगा रहता है जिसको कहते हैं कैट फर्स्ट, यानी कि कार्नाटिन असाइल ट्रांसफेरेज। तो यहाँ पे क्या रहती है फ्रेंड्स, एक कार्नाटिन नाम का एक मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, ये फैटी असाइल को एंजाइम ए और कार्नाटिन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, और रिएक्शन करने के बाद में ये जो को एंजाइम ए फैटी असाइल को एंजाइम ए जो फैटी एसिड्स पे लगा हुआ था ये रिप्लेस हो जाता है को एंजाइम ए कार्नाटिन से, और यहाँ पे ये जो को एंजाइम ए है ये अलग हो जाएगा। ओके, अब ये जो है, ये जो अपना मॉलिक्यूल बना है फैटी असाइल कार्नाटिन थ्रू दी हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेज ये यहां से पास आउट कर जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स पे पहुंच जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स पे इस प्रकार से ये कार्नाटिन के हेल्प से यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहां से इस कार्नाटिन को वापस से रिमूव किया जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे एक को एंजाइम ए के साथ में इसको रिएक्ट करवाया जाएगा, और ये जो को एंजाइम ए है इस कार्नाटिन सेकंड के साथ मिलके आपको जो फैटी असाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा, और ये वाला जो कार्नाटिन है यहाँ से वापस फ्री हो जाएगी, और ये कार्नाटिन यहाँ से वापस ट्रांसलोकेज की हेल्प से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो साइटोसोल साइड के अंदर अपना फैटी असाइल को एंजाइम ए बना था, जो साइटोसोल साइड में फैटी असाइल को एंजाइम ए बना था, ये नेट कहां पहुंच जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स में थ्रू द हेल्प ऑफ कार्नाटिन। तो इसको फिर से एक बार समराइज करते हैं। बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स द फैटी एसिड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स पे होता है, इसलिए फैटी असाइल को एंजाइम ए का जरूरी हो जाता है भी इसको थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वॉल ट्रांसपोर्ट किया जाए। बट इन फैटी असाइल को एंजाइम ए द को एंजाइम ए
द कोएंजाइम ए इज इम्परमेबल टू पास आउट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल। लेकिन क्या होता है, जो फैटी असाइल कोएंजाइम ए है वो इसका जो कोएंजाइम ए वाला पार्ट है ये इम्परमेबल होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास आउट करने के लिए, एंड रिक्वायर ए स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्नाटिन। इसलिए यहाँ पे इसको आवश्यकता पड़ती है एक स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल की जिसको अपने कार्नेटिन कहते हैं, एंड पास आउट थ्रू ए स्पेसिफिक चैनल ट्रांसलोकेज, और एक स्पेसिफिक चैनल ट्रांसलोकेज के थ्रू ये पास आउट होता है। तो अपने समझते हैं इसको कैसे पास आउट होता है फिर से एक बार। तो यहाँ से जो फैटी एसिड होगा ये सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट फैटी असाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, ये डायरेक्टली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास आउट कर जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे ये पास आउट करने के बाद में कार्नाटिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैट फर्स्ट एंजाइम विच कॉल्ड कार्नाटिन असाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट। तो ये कार्नाटिन इसको एंजाइम ए से क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा, और आपको जो नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फैटी असाइल कार्नाटिन, यानी कि फैटी असाइल को एंजाइम में किस में चेंज हो जाएगा, फैटी असाइल कार्नाटिन में। और ये जो कार्नाटिन मॉलिक्यूल है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो को एंजाइम ए यहाँ से आउट हो जाएगा। अब ये जो फैटी असाइल कार्नाटिन है थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्रांसलोकेज ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स में। अब यहाँ से इस कार्नाटिन ग्रुप को वापस से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट से ही एक को एंजाइम में प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये दोनों कैट सेकेंड एंजाइम की प्रेजेंस में कार्नाटिन असाइल ट्रांसफेरेज सेकेंड एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, और जो आपको फाइनली नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फैटी असाइल को एंजाइम ए मिलेगा। अब यहां पे ये जो फैटी असाइल को एंजाइम ए है दिस इज द रेडी फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, और यहां से ये जो कार्नाटिन जो फ्री हुई है ये वापस ट्रांसलोकेज कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इसको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना फैटी असाइल को एंजाइम है वो दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइट्स तक पहुंच जाएगा। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे तैयार होगा। फ्रेंड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में अपने यहाँ स्टेप 3 की बात करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले अपने 2 स्टेप की इसकी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें स्टेप 1 के अंदर जो साइटोसोल के अंदर आपका फैटी एसिड्स पड़ा है उसका एक्टिवेशन कैसे होगा। फिर सेकेंड स्टेप में अपनों ने बात करी वो जो एक्टिवेट फैटी एसिड है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे पहुंचेगा। यहाँ अपने स्टेप 3 में बात करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो अब फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच चुका है उसका यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीटेड इन 4 स्टेप रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो 4 स्टेप की रिएक्शंस में कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन, फिर सेकंड है हाइड्रेशन, थर्ड है अगेन ऑक्सीडेशन, एंड फोर्थ इज द थायोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ आपने इस बीटा ऑक्सीडेशन को पाल्मिटिक एसिड के एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, क्योंकि जनरली जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड वो ये पूछा जाता है भी एक 16 कार्बन चैन का फैटी एसिड्स है, आप बताएं उस 16 कार्बन चैन का फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो पाल्मिटिक एसिड है इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द 16 कार्बन फैटी एसिड। तो आप गिन सकते हैं यहाँ से 1 से लेकर 16 तक टोटल यहाँ पे क्या लगी हुई कार्बन की चैन है। यहाँ पे ये इसका फंक्शनल ग्रुप है जो, और यहाँ पे 1 नंबर कार्बन के साथ में को एंजाइम ए अटैच है, और यहाँ से 2 3 4 5 ऐसे करके 16 कार्बन की लंबी यहाँ पे कार्बन चैन है। और यहाँ पे जो 2 नंबर का कार्बन है उसको अल्फा कहा जाता है, 3 नंबर का कार्बन को यहाँ पे बीटा कहा जाता है। और ये जो कंप्लीट रिएक्शंस होंगी चारों रिएक्शन ये बीटा कार्बन को इन्वॉल्व करके होती है, इसी कारण इस ऑक्सीडेशन को अपने क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, तो अपने इतनी बड़ी चैन को लिखने के बजाय इसको इजीली लिख सकते हैं आर के साथ में। तो यहाँ आर लगाते हुए
ये जो अल्फा और बीटा कार्बन है हम इसको बाहर रखेंगे R से, तो CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COA। तो यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल 16 कार्बन है, तो यहाँ आपने 13 लगा देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 13, तो 16 कार्बन हो गए। और ये इसका अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, सॉरी, और ये इसकी यहाँ पे अल्फा पोजीशन होगी और ये बीटा पोजीशन होगी। तो इसको अपने कहते हैं फैटी असाइल को एंजाइम ए, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे। अगर पाल्मिटिक एसिड है तो उसके केस में इसको पाल्मिटिक असाइल को एंजाइम ए बोल सकते हैं। तो इजीली अपन इसको याद रखने के लिए फैटी असाइल को एंजाइम ए से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रिएक्शन होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम क्या रहेगा, फैटी असाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। फैटी असाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। तो इस एंजाइम के नाम से ही आपको पता चलता है क्या है, डिहाइड्रोजनेज, यानी कि जो हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो 2 नंबर अल्फा कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे जो बीटा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उनमें से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और तो इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी असाइल को एंजाइम ए, FAD is converted into FADH2 एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। और ये जो 2 हाइड्रोजन ये लेगा, ये अल्फा और बीटा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है वो FAD पे इसको शिफ्ट करवा देगा, फैटी असाइल को एंजाइम में डिहाइड्रोजनेज। और जो आपको रिएक्शन के बाद में यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थी खाली कितनी रह जाएगी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रह जाएगी। इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं। और ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड के साथ में अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O COA। तो इस कारण से इस मॉलिक्यूल का जो आपको नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी असाइल को एंजाइम है। तो यहां आप देख सकते हो जो पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन की स्ट्रक्चर है, इन 16 कार्बन के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये एक एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, यानी जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन होने के बाद में या इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी असाइल को एंजाइम में डिहाइड्रोजनेज, अल्फा और बीटा कार्बन दोनों अपने एक एक हाइड्रोजन खो देते हैं। तो ये खोने के कारण यहाँ पे जो अल्फा और बीटा के अंदर डबल बॉन्ड बनता है, इस कारण से फैटी एसिड क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो इस कारण अपने इसको लिखते हैं अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी असाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्राटेज। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्राटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक H2O का मॉलिक्यूल, जिसको अपने HOH भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ऐड किया जाएगा। तो ऐड करने के बाद में यहां क्या होगा, ये आपका मॉलिक्यूल था, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये तो बीटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे आपका अल्फा ग्रुप पे लग जाएगा। तो इस कारण से अब इस मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो बीटा पे क्या लग गया, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप लगने के कारण इसको अपने कहेंगे दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सिल फैटी असाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप में इसका फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए वही एंजाइम यहां आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी
फैटी असाइल कोएंजाइम है डीहाइड्रोजनेज, और डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे और ये वाला हाइड्रोजन जो बीटा पोजीशन पे है, दोनों से एक एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल लिए जाएंगे और यहाँ पे जो NAD को NADH+H+ में यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो आपको नेट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा इसलिए ऑक्सीडेशन होने के बाद में RC, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ में क्या बना लेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना लेगी, और यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COA। तो अब इसके अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ये क्या कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज। तो थायोलेज क्या करेगा, ये जो 2 कार्बन की स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए CH2 CH3 बॉन्ड O COA, और इसके साथ में एक कोएंजाइम ए ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो पीछे फैटी एसिड बचेगा इसको अपन लिख सकते हैं RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COA। तो यहाँ पे ये COA एंजाइम को एंजाइम में SH यहाँ पे एक COA एंजाइम ग्रुप को ऐड कर देगा, और ये जो आपका पीछे क्या बन जाएगा, फैटी असाइल को एंजाइम ए, जो फिर से किस में एंटर कर जाएगा, यहाँ से बीटा ऑक्सीडेशन में ये फिर से यहाँ से एंटर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक डिफरेंस होगा, क्या चीज होगी, यहाँ पे जो पाल्मेटिक एसिड था आपका वो कितने कार्बन का था, 16 कार्बन का। अब ये जो 16 कार्बन का पाल्मेटिक एसिड है, यहाँ से जो 16 कार्बन का पाल्मेटिक एसिड है, जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन की चारों रिएक्शंस कंप्लीट होंगी, तो जब यहाँ पे ये जो क्लीवेज होगा तो 2 कार्बन यहाँ से क्या निकल गए, बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पीछे अब ये जो फैटी असाइल कोएंजाइम ए बचा है, इसके अंदर कितने कार्बन रहेंगे, टोटल 14 कार्बन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, तो यहाँ पे 11, तो 11 और 3 कितने रहेंगे, 14। तो यहाँ पे R पे कितना था, 13 कार्बन के ग्रुप थे, यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 11 कार्बन। तो टोटल आपके फैटी असाइल कोएंजाइम इसमें कितने रह जाएंगे, 14। तो 16 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है पाल्मेटिक एसिड की, वो किस में ब्रेक डाउन होगी, 14 कार्बन की स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जो 2 कार्बन यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप के रूप में निकले हैं, ये यूज कर लिए जाएंगे क्रेब्स साइकिल के द्वारा, क्या जनरेट करने के लिए, वही एनर्जी मॉलिक्यूल NADH, FADH2 और GTP। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल एनर्जी वाले यहाँ बन रहे हैं, ये फैटी असाइल कोएंजाइम में टूटने के कारण ये, और या यहाँ पे ये NADH बन रहा है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ यूज कर लिए जाएंगे, ETC के द्वारा यूज कर लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, टू प्रोड्यूस ATP एनर्जी को बनाने के लिए। तो एक साइकिल के अंदर, एक बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल के अंदर जो आपका पाल्मेटिक एसिड था, पाल्मेटिक एसिड जिसके अंदर कितने थे, 16 कार्बन थे, तो ये 14 कार्बन के फैटी असाइल कोएंजाइम में टूट गया, प्लस 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर टूट जाता है। तो अब ये जो 14 कार्बन वाला फैटी असाइल कोएंजाइम है, फिर से किस में एंटर करता है, बीटा ऑक्सीडेशन में, और फिर से एंटर करने के बाद में ये फिर से कहाँ टूट जाएगा, 12 कार्बन के फैटी असाइल कोएंजाइम में, और 2 कार्बन के
एसिटाइल कोएंजाइम। तो इस प्रकार ये 12 वाला फिर से किस में एंटर कर जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन में, और फिर किस में टूटेगा, ये 10 कार्बन के फैटी असाइल कोएंजाइम में प्लस में 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम। तो हर बार जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट स्टेप हुआ, ऐसे सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो टोटल 7 स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन 7 बार होने के बाद में जो पाल्मिटिक एसिड है वो कंप्लीटली आपका 8 एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाएगा। और ये सारे के सारे एसिटाइल कोएंजाइम किस में यूज कर लिए जाएंगे, आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज कर लिए जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADH, FADH2 और GTP, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने एनर्जेटिक्स की बात करने वाले हैं। अगर एक फैटी एसिड, और जैसे अपने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं पाल्मिटिक एसिड्स का, अगर इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो अपने को कितने मॉलिक्यूल्स ATPs के मिलते हैं, यहाँ अपने बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक फैटी एसिड 16 कार्बन बीटा ऑक्सीडेशन में। तो इसका क्या एनर्जेटिक्स रहेगा, कितने ATP यहाँ प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो पाल्मिटिक एसिड्स जो होता है फ्रेंड्स, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन अंडरगोज 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन विच एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड है वो 7 साइकिल तो बीटा ऑक्सीडेशन के कंप्लीट करता है और 8 आपको एसिटाइल कोएंजाइम के A के मॉलिक्यूल बना के देता है, जो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल्स के अंदर आपके फर्दर NADH, FADH2 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो जैसे पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, तो जब ये 16 कार्बन का था तो ये फर्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ साइकिल में आया, तो इससे फर्स्ट ऑक्सीडेशन साइकिल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A का एक मॉलिक्यूल निकला, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A का एक मॉलिक्यूल निकला, और साथ में ही एक FADH2 और एक NADH की एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। तो 2 कार्बन के एक एसिटाइल कोएंजाइम A के बाहर निकलने के बाद 16 माइनस 2, तो यहाँ आपको 16 में से 2 जाने के बाद में पीछे 14 कार्बन का यहाँ फैटी एसिड रह गया। ये फिर से सेकंड साइकिल में गया बीटा ऑक्सीडेशन के, तो यहाँ पे भी इसने 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, साथ में एक FADH2 एक NADH बनाया, और पीछे 14 में से 2 कम हो गए, तो यहाँ पे कितने रह गए 12 वाला फिर फैटी एसिड फिर से आपके बीटा ऑक्सीडेशन के थर्ड साइकिल में गया, तो इसने 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, FADH2 NADH बनाया, फिर से ये 12 में से 2 गए, तो यहाँ आपके कितने रह गए 10 कार्बन का फैटी एसिड रह गया। ये फिर से फोर्थ टाइम बीटा ऑक्सीडेशन में गया, वहां से फिर इसने 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में ग्रुप बाहर निकाला, तो पीछे कितने कार्बन का रह गया 8 कार्बन का, 8 वाला फिर से बीटा ऑक्सीडेशन के 5th साइकिल में गया, यहाँ से 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में FADH2 NADH का मॉलिक्यूल बाहर निकाला। तो इस प्रकार से जब ये 7 टाइम, जब केवल खाली कितने रह गए 4 कार्बन रह गए, और जब ये 7 टाइम बीटा ऑक्सीडेशन में गया, तो यहाँ पे 2 कार्बन के, 4 कार्बन के थे, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में ग्रुप प्लस 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में ग्रुप यहाँ से अलग अलग हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है कंप्लीटली जो ये फैटी एसिड था पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का, इसका कंप्लीट यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकडाउन हो गया। तो इन ए सिंगल साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन का जब सिंगल साइकिल चलता है, यानी कि एक साइकिल के अंदर 1 मॉलिक्यूल एनर्जी की बात करें तो FADH2 बनता है, और 1 ही मॉलिक्यूल किसका बनता है NADH का बनता है। तो इन द 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, अगर पाल्मिटिक एसिड का केस हो तो बीटा ऑक्सीडेशन के कितने होंगे 7 साइकिल होंगे। तो जिसके अंदर से आपको कितने मिलने वाले टोटल 1 2 3 4 5 6 7 FADH2 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही आपको NADH2 मिलने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं एसिटाइल कोएंजाइम A मिलने वाले हैं। तो एक FADH2 प्रोड्यूस करता है 1.5 ATP, तो जो आपके 7 FADH2 हैं
यहाँ पे आपके 10.5 एटीपी प्रोड्यूस करने वाले हैं। वहीं जो 7 NADH है मल्टीप्लाई बाय 2.5 एटीपी, तो आपके ये 17.5 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। वहीं जो 8 एसिटाइल को एंजाइम है थ्रू द क्रेब्स साइकिल ATC चैन, जो टोटल आपका एक एसिटाइल को एंजाइम में 10 एटीपी बनाता है, तो आपके 8 एसिटाइल को एंजाइम में यहाँ पे 80 एटीपी बनाएंगे। तो जो आपको ग्रोस टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, एक पाल्मिटिक एसिड से आपको टोटली 108 एटीपी मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपको नेट प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 106 एटीपी का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 एटीपी हैं ये अपने कंज्यूम कर लिए थे 2 एटीपी कंज्यूम इन द स्टेप फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जब अपनों ने स्टेप फर्स्ट के अंदर फैटी एसिड को एक्टिवेट किया था तो वहां अपनों ने 2 एटीपी को कंज्यूम कर लिया था फैटी एसिड को एक्टिव करने के लिए। तो जो अपने को नेट प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा 108 में से 2 कम करने के बाद में 106 एटीपी का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट रहने वाला है। तो ये फ्रेंड्स अपना था बीटा ऑक्सीडेशन, जिसको अपनों ने इसका फैटी एसिड्स क्या है ये समझा, बीटा ऑक्सीडेशन का बेसिक्स क्या है ये समझे, बीटा ऑक्सीडेशन के तीनों स्टेप्स क्या है, फैटी एसिड का एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट, उसका और बीटा ऑक्सीडेशन, और लास्ट में अपनों ने एनर्जेटिक्स को समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।